नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसमें हम शिक्षा के बदलते परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को हमने क्यों चुना है? क्योंकि ये हमारे यूजीसी नेट के पेपर 1 और 2 दोनों में जहाँ पर हम आईसीटी का प्रयोग देखते हैं या टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखते हैं, वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का विकास, जिसमें हम जानेंगे परंपरागत शिक्षण प्रणाली कौन-सी है 21वीं सदी की चुनौतियों और आवश्यकताओं का उल्लेख और प्रौद्योगिकी के आगमन से शिक्षा में आए बदलाव का परिचय। परंपरागत शिक्षा प्रणाली कौन-सी प्रणाली कही जाती है? ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर किताबों के माध्यम से क्लासरूम के अंदर पढ़ाता है, वो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, जिसमें कि हम सभी पढ़े हुए हैं। जैसे अभी तक की जो जनरेशन है, वो परंपरागत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही पढ़ी है। 21वीं सदी की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं और उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं? देखिए, आज की जो चुनौतियाँ हैं, वो है हमारी प्रौद्योगिकी। शिक्षा का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक जो शिक्षण विधियों से हटकर आज हम तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ, आकर्षक और प्रभावी बना रहे हैं, है ना? आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, आज हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, टीवी का यूज़ कर रहे हैं, दूरदर्शन का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ भी हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रौद्योगिकी के अंदर आती हैं और जहाँ हम इन प्रौद्योगिकी का यूज़ एजुकेशन के क्षेत्र में करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तो ये हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है और हमारी एक नीड भी बन जाती है। आज हर बच्चे की ज़रूरत क्या है? ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ई-लर्निंग, ई-पाठशाला, ये सारी चीज़ें आज के बच्चे की नीड हैं। तो जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी है, वो हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करती है। प्रौद्योगिकी के आगमन से शिक्षा में आए बदलाव का हम परिचय किस प्रकार देंगे? जैसे कि कोविड में लॉकडाउन के समय क्या हुआ था? बच्चों की जो एजुकेशन थी वो रुक गई थी एक तरह से, तो उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग का सहारा लिया गया। क्यों महत्वपूर्ण है ये प्रौद्योगिकी हमारे लिए? देखिए, ये छात्रों की पहुँच का विस्तार करती है और शिक्षकों और संसाधनों तक। छात्रों की पहुँच का विस्तार कहाँ तक करती है ये? शिक्षकों और संसाधनों तक। देखिए, छात्रों की पहुँच क्या है? छात्रों को डिजिटल उपकरण, छात्रों को वीडियो, सिमुलेशन और इंटरैक्टिव क्विज आदि के माध्यम से सीखने के अवसर ये छात्रों को प्रदान करती है। इससे विषय को समझने में तो आसानी होती ही है, साथ में जो बच्चे होते हैं, उनकी जो सीखने का प्रोसेस है, वो इंटरेस्टिंग बन जाता है थोड़ा-सा। प्रौद्योगिकी का कार्य सीखने को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाना भी है। व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को ये बढ़ावा देती है। जैसे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है और जैसे मशीन लर्निंग है, इनकी मदद से पर्सनली या अपने आप से भी बच्चा सीख सकता है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली के अनुसार उसको सामग्री को अनुकूलित कर सकती है या उसको व्यवस्थित कर सकती है, जिससे हर छात्र अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है। वैश्विक कौशल और डिजिटल साक्षरता का विकास, इसमें क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा मंच जैसे कि मोक्स है, जैसे MOOCs, मोक्स के माध्यम से छात्र दुनिया के किसी भी कोने से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह भौगोलिक बाधाओं को तोड़ता है और ज्ञान तक पहुँच को लोकप्रिय बनाता है। मतलब इससे कोई ये नहीं रहता कि कोई कितनी दूर रहता है या कितनी पास रहता है, इससे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है। हम कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी स्थान से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये विश्व के परिदृश्य को आपस में जोड़ता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र क्या-क्या हैं? देखिए, अभी हमने बात की थी ऑनलाइन शिक्षण और ई-लर्निंग की, जिसमें मोक्स है,
पाठ्यक्रम है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड आदि इसमें आते हैं, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर आदि इसमें आते हैं। मोबाइल लर्निंग में जैसे जो टीचिंग के ऐप्स हैं या स्मार्टफ़ोन का उपयोग है। शैक्षणिक सॉफ्टवेयर और उपकरण हैं, सीखने के प्रबंध प्रणाली जैसे एलएमएस क्या है ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आदि जो हैं वो इसकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग की बात अभी हमने की। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इमर्सिव सीखने के अनुभवों की बात हमने की यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा की प्रौद्योगिकी में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन शिक्षण और ई-लर्निंग क्या है? अब देखेंगे। देखिए, इससे क्या होता है लचीलापन और पहुँच इससे मिलती है। हम कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें क्लास से फर्स्ट में है तो फर्स्ट के ही विषय को देखेंगे या हम यूजीसी नेट की ही क्लासेस देखेंगे, हम वहाँ पर सीटेट की क्लासेस भी देख सकते हैं, साइकोलॉजी की क्लासेस भी देख सकते हैं, सोशल क्लासेस भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी विषय से संबंधित हम सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों और विषयों तक हमारी पहुँच इसमें होती है। महामारी के दौरान इसकी भूमिका को महत्व मिला था मतलब जो हमने कोविड के टाइम पे ई-लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग की को महत्व दिया गया था। ये कम लागत और प्रभावी हो सकती है, यानी इसमें पैसा कम कम खर्च होता है, केवल इंटरनेट का जो पैसा है, ये जो हमारा इंटरनेट लगता है, वो ही पैसा हमारा खर्च होता है। बाकी हम इसमें यूट्यूब की वीडियोज़ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। टेलीग्राम से भी हम बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। अब है स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल उपकरण। ये क्या है? इंटरैक्टिव शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए हम स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा एक बोर्ड लगा होता है स्मार्ट बोर्ड, जिस पर हम डिजिटली कुछ भी सीख सकते हैं। ये एक कंप्यूटर की तरह होता है जो बच्चों को बहुत सारी वीडियोज़, इमेजेस और वाइट बोर्ड की तरह भी यूज़ करके हम उसके माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रभावी उपयोग इसमें होता है और शिक्षकों के लिए शिक्षण को आसान बनाने का कार्य इससे हो जाता है। छात्रों की भागीदारी में वृद्धि होती है। जब स्मार्ट बोर्ड पर बच्चा सीखता है या फिर स्मार्ट क्लासरूम में बच्चा देखता है, तो वो स्मार्टली वर्क करने की कोशिश करता है और उसका इंटरेस्ट जो होता है पढ़ाई में या लर्निंग में बढ़ जाता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षा, प्रत्येक छात्र के सीखने की गति और शैली के अनुसार शिक्षा वो प्राप्त कर सकता है। एआई आधारित प्लेटफ़ॉर्म जो छात्रों की प्रगति को ट्रैक करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर जो भी बच्चा सीख रहा है या कार्य कर रहा है, वो उसका रिकॉर्ड वहाँ पर बनता रहता है। बच्चे ने एक मॉक टेस्ट किया तो उस मॉक टेस्ट का रिकॉर्ड वहाँ पर होगा और उस रिकॉर्ड में बच्चे के कितने सही क्वेश्चन थे, कितने गलत क्वेश्चन थे, इसका भी रिकॉर्ड होगा। किस क्षेत्र में बच्चे ने सही काम किया और किस क्षेत्र में वो गलत था। ये सारी चीज़ें एआई के माध्यम से की जा सकती हैं। तो और बच्चों की कमज़ोरियों को इससे दूर किया जा सकता है और जिसमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ अच्छी है या स्ट्रेंथ को बढ़ाने में उसे मदद मिलती है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है इससे। बच्चा जो सीखना चाहता है वो अपने मर्ज़ी से सीख सकता है। शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इससे? शिक्षकों के लिए देखते हैं पहले तो नवीन शिक्षण विधियों को अपनाना। देखो टीचर आज तक एक परंपरागत क्लासरूम में पढ़ा रहा था, लेकिन अब शिक्षक जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई-नई विधियों की खोज कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है और नई शिक्षण की विधियों के द्वारा पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये उसके लिए लाभ है। प्रशासनिक कार्यों में कमी, देखिए प्रशासनिक कार्यों में कमी का मतलब क्या है? जैसे स्वचालित ग्रेडिंग सिस्टम है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों में लगने वाला जो समय है, उसको कम करने में ये मदद करता है, जिससे वे पढ़ाने में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छात्रों की प्रगति का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने एआई वाले टॉपिक में बताया था। तो छात्रों का मूल्यांकन इससे हाथ के हाथ होता जाता है।
उसका रिजल्ट भी बच्चे को हाथ के हाथ मिल सकता है। यदि कोई मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में कंप्यूटर के माध्यम से उसके रिजल्ट को आसानी से दिया जा सकता है। पेशेवर विकास के अवसर जो कि व्यावसायिक विकास है, उसके अक्सर उन शिक्षकों को ज़्यादा प्राप्त होंगे, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते होंगे या टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने की योग्यता को रखते होंगे। छात्रों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसकी विषय वस्तु को की बेहतर समझ उसको प्राप्त हो सकती है, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, क्रिएटिविटी को उसमें बढ़ावा मिल सकता है, बच्चे नई-नई चीज़ों का इनोवेशन कर सकते हैं, नई प्लानिंग बना सकते हैं, अपने लिए वर्क स्पेस ढूँढ सकते हैं नया, सहयोग और संचार कौशल का विकास इसके माध्यम से होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाती है। छात्रों में सहयोग की भावना का विचार होता है। एक-दूसरे से कम्युनिकेशन बच्चा बनाना सीखता है। भविष्य के लिए तैयार करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो डिजिटल स्किल उसमें डेवलप होती है जिससे कि वो अपनी तकनीकी का यूज़ अच्छे से कर सकता है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ चुनौतियाँ और उनके समाधान। चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय सभी छात्रों के पास डिजिटल डिवाइसेज़ नहीं होती हैं, तो उससे क्या होता है डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाता है, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर हो जाता है। गाँव में क्योंकि इंटरनेट आदि की सुविधा कम उपलब्ध होती है, शहरों में लोग अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग हो जाता है, जिससे कि डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या उत्पन्न होती है और पहुँच की कमी भी इसका एक माध्यम हो सकता है या इसका एक कारण हो सकता है। सभी छात्रों के पास प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच नहीं हो पाती है। इसे कम करने के लिए सरकारों और संस्थानों को प्रयास करने होंगे, जिससे कि ये हो पाए। शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव, कुछ लोग प्रौद्योगिकी तक पहुँच जाते हैं, यानी इन डिवाइसेज़ तक पहुँच भी जाते हैं, तो उनको इसका प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता है। वो इसको यूज़ करना नहीं जानते हैं, यानी उसके हाथ में तो वो चीज़ होती है, लेकिन उसको किस प्रकार से यूज़ करना है, वो उसे नहीं पता होता है। तो प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करने के लिए केवल प्रौद्योगिकी को अपनाने से ही शिक्षा बेहतर नहीं होती है, जबकि उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना ना आता हो। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको प्रौद्योगिकी का उपयोग आना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों को डिजिटल साक्षरता और प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण प्रथाओं में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता। साइबर शु देखिए आजकल हम साइबर क्राइम के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। कि किसी ने किसी के बैंक से इतने पैसे निकाल लिए, किसी ने किसी गलत इमेजेस जो हैं मीडिया पर वायरल कर दी। तो ये सारी चीज़ों से सुरक्षित रखने के लिए भी हमें डिजिटल डिवाइसेज़ का उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन ऐप्स से या किन सॉफ्टवेयर से हमारे डेटा की गोपनीयता बनी रह सकती है। जैसे कि अब लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ऐड देखा ही होगा कि व्हाट्सएप में जो है गोपनीय रखा जा सकता है डेटा। और आप अपने जो चैट है उसको पर्सनल रख सकते हैं और उसमें लॉक का यूज़ भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी डाल सकते हैं। उपकरणों की लागत, तो बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे मोबाइल ऐसे होते हैं या फिर लैपटॉप है या फिर और अन्य डिवाइसेज़ हैं जो महँगी आती हैं। जैसे प्रोजेक्टर है जो टीचर को अगर हाथ में दे दिया जाए या स्मार्ट बोर्ड पर अगर टीचर काम करता है तो उसको उस काम को उस बोर्ड का उपयोग करना आना चाहिए। तो इनकी लागत जो होती है, वो कई बार महँगी पड़ जाती है, जिसका गलत उपयोग करने से वो चीज़ खराब भी हो सकती है। स्क्रीन टाइम का अधिक उपयोग, देखिए स्क्रीन टाइम का अधिक उपयोग तो हमें बहुत तरह से नुकसान पहुँचाता है, लोगों की नींद खराब होती है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ इससे हो जाती हैं और जहाँ हम तकनीकी की यूज़ करते हैं तो स्क्रीन टाइम का उपयोग बढ़ जा रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनके समाधान क्या-क्या हैं? सरकारी नीतियाँ और बुनियादी ढाँचों का विकास किया जाए, शिक्षा के लिए व्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को तैयार किया जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था प्रशिक्षण का अभाव होता है, तो सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना ज़रूरी है और किफ़ायती उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना चाहिए। संतुलित उपयोग के बारे में जागरूकता भी फैलाना ज़रूरी है, चाहे वो छात्र हों या शिक्षक हों, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी डिवाइस का या किसी मोबाइल का या कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कम समय यूज़ करें, जितना कि ज़रूरी है उतना ही हम उसको यूज़ करें।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने बैठते हैं और या अगर यूट्यूब पे कोई ऐड आ गया या कुछ और वीडियो आ गई तो उसकी क्लिप्स को देखना शुरू कर देते हैं और उस उनका टाइम कब बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो भी अपनी स्टडी मटेरियल को देखें और तुरंत ही उसको बंद कर दें। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से उसको जागरूक किया जा सकता है कि डिवाइसेस का प्रयोग वो कम करे। अब देखिए भविष्य की संभावनाएँ क्या-क्या जुड़ी हुई हैं तकनीकी से। पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल शिक्षा प्रणाली जो होती है, वो हो सकती है भविष्य में। अभी तक तो हम परंपरागत शिक्षा नीति से सीख रहे हैं और डिजिटल भी सीख रहे हैं। अब जो है मिश्रित कक्षाएँ आ गई हैं और एआई और वीआर और एआर का अधिक व्यापक उपयोग होना जो है, इसकी संभावना बढ़ जाएगी भविष्य में। देखिए वीआर क्या है? वीआर का मतलब है वर्चुअल रियलिटी और एआर का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी तकनीकी है ये जो वास्तविक दुनिया में कंप्यूटर द्वारा बनाई गई एक डिजिटल जानकारी और छवियों को जोड़ती है। मतलब इमेजेस को वो और वीडियोज़ आदि को जोड़ देती है, जो डिजिटल जानकारी होती है उस इमेजेस में बना देते हैं। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोज़ वगैरह बनाकर डालते हैं पिक्सटन से या फिर और अलग-अलग ऐप से वीडियो को एडिट करके डाल देते हैं। एआई के थ्रू वो नई-नई वीडियोज़ बनवाते हैं। तो और ये इमेजेस 3D मॉडल आदि में भी हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, आपको पूरी तरह से एक काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है और आप उसमें इंटरैक्टेड और समृद्ध हो जाते हैं। मतलब उसमें जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। वैश्विक सहयोग और सीमाहीन शिक्षा। मतलब इससे क्या होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सीख सकते हैं। कहीं पर भी बैठ के हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की क्लासेस ले सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हम जापान की क्लासेस ले सकते हैं। तो ये हम कहीं पर भी कुछ भी सीख सकते हैं। निरंतर सीखने पर ज़ोर इससे मिलता है। हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐज लिमिट नहीं है। ये हमें किसी ऐज लिमिट में नहीं बाँधती है। तो हम किसी भी ऐज में हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या एजुकेशन ले सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन गई है। यह सीखने के लिए अनुभव को समृद्ध करती है और पहुँच बढ़ाती है। चुनौतियों के बावजूद इसका सकारात्मक प्रभाव कहीं अधिक है और भविष्य की शिक्षा में प्रौद्योगिकी की केंद्रीय भूमिका होगी। तो यहाँ तक तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप उसके उत्तर खुद से दें और देखें कि कितने उत्तर आपके सही होते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि कितने उत्तर आपने अपने आप से दिए और आपके सही थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पारंपरिक कक्षाओं को अप्रचलित करना, शिक्षण सामग्री तक पहुँच में सुधार करना, छात्रों के लिए मनोरंजन के अवसर प्रदान करना या बढ़ाना, शिक्षण लागत को पूरी तरह से समाप्त करना। तो इसका आंसर होगा शिक्षण सामग्री तक पहुँच में सुधार करना। देखिए प्रौद्योगिकी छात्रों को डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन पुस्तकालयों और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों तक व्यापक पहुँच प्रदान करती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में जो होती है अधिक सुलभ हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन-सा एक सहयोगी शिक्षण उपकरण का उदाहरण है, जो आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी द्वारा सुगम बनाया गया है? व्याख्यान आधारित कक्षा, ऑनलाइन फोरम या गूगल डॉक्स, भौतिक पाठ्यपुस्तक या व्हाइट बोर्ड। तो इसमें आंसर आएगा ऑनलाइन फोरम या गूगल डॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्यों है? ये ऑनलाइन फोरम और गूगल डॉक्स ऐसे टूल्स में माने जाते हैं जो छात्रों को एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने और विचारों को इंटरैक्ट करने यानी आदान-प्रदान करने की अनुमति देकर सहयोग को बढ़ाते हैं या बढ़ावा देते हैं। प्रौद्योगिकी किस प्रकार व्यक्तिगत सीखने को बढ़ावा देती है?
छात्रों को केवल वीडियो देखकर सीखने के लिए मजबूर करके, अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म और एआई टूल के माध्यम से शिक्षण के निर्देशों को सीमित करके, सभी छात्रों को समान शिक्षण सामग्री प्रदान करके। तो देखिए इसमें ये है, इसका आंसर होगा बी, अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म और एआई टूल के माध्यम से। इससे ये पर्सनली सीखने को बढ़ावा देती है, छात्रों की प्रगति और सीखने की शैली के आधार पर सामग्री और गति को समायोजित करते हैं। आधुनिक शिक्षा में संवर्धित वास्तविकता एआर या जिसे कहेंगे आर्गुमेंटेड रियलिटी का एक संभावित अनुप्रयोग क्या है? छात्रों के लिए सामाजिक मीडिया उपयोग की निगरानी करना, शिक्षण स्टाफ के लिए प्रशासनिक कार्य स्वचालित करना, प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए आभासी सिमुलेशन बनाना या छात्रों के लिए पारंपरिक पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करना। तो इसका आंसर है प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए आभासी सिमुलेशन तैयार करना इसका कार्य है। अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म में एआई जो है इसमें व्यक्तिगत सीखने को बढ़ावा मिलता है। ये छात्रों की प्रगति और सीखने की शैली के आधार पर सामग्री और गति को समायोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से छात्रों में कौन सी 21वीं सदी के कौशल विकसित होते हैं? केवल जानकारी का निष्क्रिय उपभोग, कक्षा में सीमित बातचीत, स्मृति और यांत्रिक पुनरावृत्ति, डिजिटल साक्षरता और समस्या समाधान। तो इसका आंसर होगा डिजिटल साक्षरता और समस्या समाधान। इससे क्या होता है, आधुनिक शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं वो छात्रों को डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करने और उनकी जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है, जो 21वीं सदी के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। दूरस्थ शिक्षा रिमोट लर्निंग में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? यह पारंपरिक कक्षा के माहौल का स्थान लेती है। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच आभासी बातचीत और सामग्री वितरण को सक्षम बनाती है। यह छात्रों को घर पर रहने के लिए मजबूर करती है। यह छात्रों के लिए केवल एक निष्क्रिय माध्यम के रूप में कार्य करती है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी रिकॉर्डिंग है तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि वीडियो को बीच में पॉज करके आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए और जितने भी उत्तर आपके सही आए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही उत्तर यहाँ पर दिए हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यह छात्रों और शिक्षकों के बीच आभासी बातचीत और सामग्री वितरण को सक्षम बनाती है। देखिए दूरस्थ शिक्षा में क्या है, प्रौद्योगिकी छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन जुड़ने और जैसे व्याख्यान वितरित करने, व्याख्यान देने के लिए, संसाधनों को साझा करने के लिए जो भी उसके जैसे पीडीएफ्स हैं या वीडियोस हैं या फिर नोट्स हैं, ये सब डाउनलोड करने के लिए जो टूल्स होती हैं वो देती हैं, जिससे भौगोलिक बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बच्चों को जो बुक्स हैं या नोट्स हैं वो वहीं प्रोवाइड करा दिए जा सकते हैं। डिजिटल नागरिकता का क्या अर्थ है? यह ऑनलाइन एक जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक तरीके से संलग्न होने की क्षमता है। यह केवल ऑनलाइन गेम खेलने की क्षमता है, केवल सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त बनाने की क्षमता है या इंटरनेट पर जानकारी को अनदेखा करने की क्षमता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, यह ऑनलाइन एक जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक तरीके से संलग्न होने की क्षमता है। डिजिटल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? जो डिजिटल दुनिया में प्रभावी ढंग से और जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान और व्यवहार को फॉलो करते हैं या उसकी क्षमता रखते हैं। गेमिफिकेशन सीखने की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाती है? यह शिक्षकों की भूमिका को अनावश्यक बनाती है। यह सभी विषयों को एक खेल में बदल देती है। यह पुरस्कार और चुनौतियों के माध्यम से प्रेरणा और जुड़ाव बढ़ाती है। यह केवल छात्रों को विचलित करती है। देखिए विचलित तो नहीं करती है ये, और शिक्षकों की भूमिका को अनावश्यक भी नहीं बनाती है। सभी विषयों को खेलों में नहीं बदला जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, ये पुरस्कार और चुनौतियों के माध्यम से प्रेरणा और जुड़ाव को बढ़ाती है।
जब बच्चों को पुरस्कार देने की बात की जाती है तो उनमें एक प्रेरणा उत्पन्न होती है और वो अपने जो स्टडी मटेरियल है या जो स्टडी है उससे वो अ, जुड़ाव महसूस करता है और वो उसकी उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय शिक्षा में डेटा गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है? यह केवल सरकारी नियमों का पालन करने के लिए है। यह छात्रों के एकेडमिक प्रदर्शन में सुधार करती है। यह संवेदनशील छात्र जानकारी की सुरक्षा और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र ऑनलाइन समय बर्बाद ना करें। तो इसमें हमारा आंसर होगा, यह संवेदनशील छात्र जानकारी की सुरक्षा और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है ये? देखिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ क्या होता है, छात्रों की व्यक्तिगत और एकेडमिक जानकारी को तुरंत पहुंच या फिर दुरुपयोग से बचाने के लिए डेटा गोपनीयता जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ऑनलाइन शिक्षण मंच का प्रमुख लाभ क्या है? सामाजिक संपर्क की कमी, शिक्षण सामग्री पर कम नियंत्रण, सीखने के लिए लचीलापन और पहुंच या केवल मनोरंजन उद्देश्य के लिए। तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए लचीलापन और पहुंच। क्यों ज़रूरी है ये? छात्रों को अपनी गति से और अपने समय पर सीखने की अनुमति देती है ये चीज़। बच्चे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं तो टीचर से पूछने में वो घबराते हैं या फिर डरते हैं कई बार। लेकिन जब वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं या फिर ऑफलाइन भी क्लासेस कर रहे होते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग को पॉज़ करके या फिर दोबारा बार-बार देखकर उसको अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं या उसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये छात्रों की पहुँच के अंदर होता है, लचीलापन इसमें होता है, इसलिए ये शिक्षण मंच जो है एक इसका फ़ायदा हो जाता है इससे बच्चों को। डिजिटल साक्षरता आधुनिक शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? स्कूलों में इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काम बनाने के लिए, केवल कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए या छात्रों को प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए। इसका आंसर होगा छात्रों को प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए ये ज़रूरी है। इससे क्या होता है, डिजिटल साक्षरता में डिजिटल उपकरण और संसाधन और सूचनाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता इसमें शामिल होती है। शिक्षण में उपकरणों के एकीकरण का क्या लाभ है? देखिए, शिक्षकों के लिए अधिक पाठ योजनाएं बनाना, छात्रों का ध्यान भटकाना, सीखने को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाना, पारंपरिक सीखने की विधियों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा। सीखने को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाना इसमें हमारा आंसर होगा। प्रौद्योगिकी उपकरण छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सामग्री के साथ जुड़ने में भी मदद करती है। आधुनिक शिक्षा में छात्र जुड़ाव में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? छात्रों को एक दूसरे से दूर रखना, सीखने की प्रक्रियाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, केवल ग्रेड में सुधार करना या शिक्षकों को कम मेहनत करने की अनुमति देना। तो इसमें है आंसर हमारा बी, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, इसमें हमारा आंसर होगा। देखिए, इंटरैक्टिव उपकरण जितने भी हैं या फिर मल्टीमीडिया या गेमिफिकेशन है, छात्रों को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करता है। छात्र जो है इसमें सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में अध्यापक की भूमिका कैसे बदल रही है? केवल सूचना के वितरक के रूप में, जानकारी प्रदाता से सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में, पूरी तरह से प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्थापित और कम महत्वपूर्ण होना। देखिए, पूरी तरीके से तो प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल क्लास में अब कंप्यूटर या रोबोट ही पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर टीचर भी पढ़ा रहे हैं। तो अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि पूरी तरह से प्रौद्योगिकी के द्वारा शिक्षा दी जाए और कम महत्वपूर्ण भी नहीं है, शिक्षक की एक महत्वपूर्णता है। तो ये जानकारी प्रदाता से सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं अब शिक्षक।
ऑप्शन नंबर बी इसमें फिर हमारा आंसर हो गया। शिक्षा में डेटा एनालिसिस का क्या उपयोग है? छात्रों के लिए स्वचालित रिपोर्ट बनाना, छात्रों के व्यक्तिगत डेटा को स्टोर करना, शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन और सीखने के पैटर्न को समझने में मदद करना, केवल परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन और सीखने के पैटर्न को समझने में मदद करना। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण की एक मुख्य चुनौती क्या है? डिजिटल डिवाइड और पहुंच में असमानता, शिक्षकों की रुचि की कमी, छात्रों द्वारा अत्यधिक उपयोग, इंटरनेट गति बहुत तेज होना। तो हमने ये चुनौती देखी थी डिजिटल डिवाइड की। ये उन लोगों के बीच का अंतर है जिनके पास तकनीकी, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की सुविधा है, और उन लोगों के बीच भी है जिनके पास ये सुविधा नहीं है। यह अंतर कुछ भी हो सकता है, जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर, भौगोलिक क्षेत्र और जनसांख्यिकी के आधार पर भी अंतर हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डिवाइड और पहुंच में असमानता। व्यक्तिगत शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? सभी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाना, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और गति के अनुरूप सीखने का मार्ग प्रदान करना, केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लक्षित करना, या मानव शिक्षकों की आवश्यकता को समाप्त करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मानव शिक्षकों की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और गति के अनुरूप सीखने का मार्ग प्रदान करना, इसमें हमारा आंसर है। ऑनलाइन सीखने में इंटरैक्टिव सामग्री का क्या महत्व है? यह केवल समय की बर्बादी है, यह छात्र जुड़ाव और समझ को बढ़ाती है, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाए रखती है, या यह केवल शिक्षकों के लिए फायदेमंद है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यह छात्र जुड़ाव और समझ को बढ़ाती है। इंटरैक्टिव सामग्री जो है छात्रों को सामग्री के साथ जुड़ने और विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है, इसलिए ये छात्र जुड़ाव को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित सीखने के मंच का मुख्य लाभ क्या है? केवल शिक्षकों के लिए डेटा विश्लेषण, केवल एक ही डिवाइस से पहुंच, कहीं से भी किसी भी डिवाइस पर सामग्री तक पहुंच, या सीमित भंडार क्षमता। तो इसका आंसर होगा कहीं से भी और किसी भी डिवाइस पर तक पहुंच इसमें हो सकती है। क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म डेटा में एप्लीकेशन को केंद्रीकृत करते हैं, जिससे कहीं से भी पहुंच संभव होती है। भविष्य की शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या अपेक्षित भूमिका है? केवल रोबोट शिक्षकों पर निर्भर रहना, अत्यधिक व्यक्तिगत, इमर्सिव और सुलभ सीखने के अनुभव प्रदान करना, मानव संपर्क को पूरी तरह से समाप्त करना, या प्रौद्योगिकी के बिना पारंपरिक कक्षाओं में वापस जाना। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, अत्यधिक व्यक्तिगत, इमर्सिव और सुलभ सीखने के अनुभव प्रदान करना आंसर होगा इसमें। क्योंकि देखिए प्रौद्योगिकी है वो बच्चों के लिए सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा कर रही है, उसको अट्रैक्टिव बना रही है, और बहुत ही इमर्सिव और सुलभ सीखने के अनुभव वो प्रदान कर रही है। आईसीटी का ये टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो भी क्वेश्चन के आपने आंसर दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि 20 में से कितना स्कोर आपने प्राप्त किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।